जय मित्र। मैं पुष्कर जय मित्र हेल्थ केयर की तरफ से आप सभी को नमस्कार करता हूं। स्वागत जनाता हूं आपको इस वेबिनार में। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुकृति वर्मा, जो कि एक बहुत ही अच्छे जनरल फिजिशियन एंड जनरल सर्जन है। तो आज GERD, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज के ऊपर थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे आप लोगों के साथ। तो कुछ टॉपिक है जो कि मैम डिस्कस करेंगे पहले, फिर आप एक एक करके अपना अपना जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, मैम से बात करके पूछ सकते हो। तो नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच तो पहले ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। तो अगर आप थोड़ा अपना कैमरा ऑन करके एक बार अपना इंट्रोडक्शन देते हो तो अच्छा लगेगा हमें भी और हमारे हेल्थ पार्टनर्स को भी। Ma'am, you are on mute. Please unmute yourself. आई एम सो सॉरी। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुकृति वर्मा हूँ। मैं जनरल सर्जन हूँ, अभी फिलहाल गोरखपुर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। अम, आप सबसे एक बहुत कॉमन डिजीज के बारे में आज बात की जाएगी, जिसको आप बेशक उसका आप नाम ना जानते हो, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं इसके साथ। हम आप आपस में ही बहुत सारे लोग देखते हैं इस बीमारी से। उसका नाम है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसे GERD शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। बेसिकली गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जो होती है, उसमें ये होता है कि बहुत सारे मरीज जो हमें कंप्लेंट हमारे पास लेकर आते हैं कि खट्टे डकार आते हैं, या फिर खाना जो है वो वापस मुंह में आता है, ऊपर को जलन रहती है, वो होती है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। नॉर्मली भी हम सबको ये गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स थोड़ा थोड़ा रहता है, लेकिन इसको सीवियर तब माना जाता है जब इसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा आने लग जाए। तो सिम्टम्स बेसिकली क्या आते हैं जो मरीज हमारे पास लेकर आएंगे? तीन ही मेन सिम्टम्स हैं। सबसे पहला वही होगा जो मैंने बताया, वो बताएगा कि मुझे दर्द रहता है, जलन रहती है, जैसे कि कुछ चुभ रहा हो ऐसा दर्द। दूसरा वो बताएगा कि खाना मेरा वापस मुंह में आता है, जिसकी वजह से ऐसा खट्टे डकार जैसा लगता है। तीसरा, जब वो खाना मुंह में आता है उसकी वजह से मुंह के अंदर बहुत गंदा टेस्ट हो जाता है। कॉमन ये सबसे कॉमन ये तीन सिम्टम्स है जिसके साथ हमारे पास मरीज आएगा। जैसे ही इन सिम्टम्स के साथ आए, हमें ये पता है कि वो GERD है। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, इन्हें बोलते हैं ईसोफेजियल सिम्टम्स, जो ये खट्टे डकार आना या जलन होना। ईसोफेगस बेसिकली होता है जो हमारे खाने की नली होती है, उसको ईसोफेगस कहते हैं। तो ये ईसोफेजियल सिम्टम्स है जो उसकी वजह से हो रहे हैं। कुछ सिम्टम्स हमारे पास होते हैं जो ईसोफेगस की वजह से नहीं हो रहे, लेकिन वो GERD की वजह से हैं, जिन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा ईसोफेजियल सिम्टम्स। जैसे कि मरीज बोलेगा कि मुझे बहुत ज्यादा खांसी रहती है। बहुत कॉमनली मरीज हमारे पास आएंगे ये बोल के कि हमें बहुत ज्यादा खांसी रहती है। तो अगर ये होता है तो ये एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम्स होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर मरीज जो ये बोले कि मुझे खांसी हो रही है वो हमेशा फेफड़े की ही वजह से हो, वो GERD की वजह से भी हो सकता है। GERD में हम बहुत ज्यादा कुछ एग्जामिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एग्जामिनेशन में मरीज को जब हम देखते हैं तो उसमें हमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। बस जो वो हमें बता रहा है वो सुन के हम अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या कॉमनली होता है, जो हम पैंटॉप बहुत कॉमनली दी जाती है। पैंटॉप आप सबको पता होगी। तो पैंटॉप देते हैं। पैंटॉप सबसे कॉमन मतलब उस क्लास की जो है दवा है, तो वो बता रहे हैं, तो वो दी जाती है। तो पैंटॉप जो है उसको हम दो पहले हम देते हैं 8 हफ्ते के लिए। 8 हफ्ते के लिए उसको हम शुरू कर देंगे दिन में एक बार, खाली पेट जैसे उसे दिया जाता है, खाली पेट हम दिन में एक बार देना शुरू करेंगे 8 हफ्ते के लिए। उसके बाद हम उसको देखते हैं कि मरीज को कितना इफेक्ट आ रहा है। अगर हमें लगता है कि वो उससे इम्प्रूव कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे करके हम 8 हफ्ते बाद उसको कम करते जाएंगे। जैसे कि पहले हमने 8 हफ्ते के लिए दे दिया, अब हम जो है उसको कम करके बोलेंगे 2 हफ्ते और लो, 1 हफ्ता और लो, और बंद कर देंगे। अगर हमें लगता है कि अभी भी ठीक नहीं हो रहा है तो पहले जब हमने 8 हफ्ते के लिए एक दिन में ले रहे थे उसको अब हम 2 बार कर देंगे। अगर उसे लगा वो मरीज अभी भी वही सारे सिम्टम्स बता रहा है तो हम दिन में उसे 2 बार कर देंगे, सुबह और शाम को। हम उसे बोलेंगे एक बार खाली पेट ले लो, एक बार खाने के बाद ले लो। ऐसे करके हम कर देंगे। अभी भी अगर हमें लग रहा है 2 हफ्ते बाद उसको फिर भी रिलीफ नहीं आ रहा है तो हम दवा को बदल सकते हैं। जैसे हम पहले पैंटॉप दे रहे थे, उसी क्लास की और बहुत सारी दवाएं होती है, रैंटैक आपने सुना होगा, और बहुत सारी दवाएं होती है। तो कोई भी उसी क्लास की जो दवा है उन्हें हम दे देंगे। ये हम कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि अब भी मरीज के सिम्टम कंट्रोल नहीं हो रहे हैं जबकि हमने सारी दवाएं दे दी हैं, या फिर उसको एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम्स जो मैंने बताए थे कि उसको खांसी बहुत ज्यादा रह रही है,
या फिर उसको फेफड़े की कोई बीमारी डेवलप होने लग गई है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो दवा से कंट्रोल बीमारी नहीं हो सकती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उस केस में हमें जरूरत पड़ती है सर्जरी की। तब हम कुछ नहीं करते हैं, हम उसको भेज देते हैं जनरल सर्जन के पास, फिर वो आगे अपना और इन्वेस्टिगेशन करवा के और उस हिसाब से उसकी सर्जरी की जाती है। बहुत ज्यादा आपको इसकी एनाटॉमी तो जानने की जरूरत नहीं है कि होता क्यों है, पर बेसिकली ये समझ लीजिए जो हमारी खाने वाली नली है उसमें और जो पेट है, स्टमक, उसके बीच में एक वैल्व है, ये कह लीजिए, जो जब खाना नीचे चला जाता है तो वो वैल्व जो है वो बंद हो जाती है ताकि वो खाना वापस ऊपर ना जाए। अब अगर वो वैल्व जो है वो ढीली हो गई है, वो खराब हो गई है, तो खाना वापस ऊपर जाएगा। इसी वजह से ये बीमारी होती है। तो जो सर्जरी की जाती है वो इसी को ठीक करने के लिए की जाती है कि उस वैल्व को टाइट कर दिया जाए किसी तरीके से, ताकि खाना वापस जब खा लिया उसके बाद ऊपर ना जाए। तो हम उस केस में आगे भेज देते हैं, सर्जन अपने हिसाब से मैनेज करता है उस चीज को। बस यही मेन बीमारी है, यही इसका इलाज है जितना हम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमनली एनकाउंटर किया जाता है, इसलिए मुझे लगा कि आप सबसे इस बारे में बात करनी चाहिए। आप सबके इस पे कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको आंसर करूंगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ये आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। और मैम थोड़ा सा आप इसमें ये ऐड करना चाहेंगे कि मैम एसिड ये रिफ्लेक्स क्या है मैम? इसमें एसिड रिफ्लेक्स होता है ना मैम, जिसके कारण GERD होता है मैम। जी, तो बेसिकली स्टमक में हमारे नॉर्मली जो हमारा पेट होता है उसमें एसिड बनता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं उसको वो डाइजेस्ट करने के लिए वो एसिड जरूरी होता है। अब जैसा मैंने बताया कि वो वैल्व जो है वो खराब हो गई है, तो जब भी वैल्व खराब हो गई है तो खाना ऊपर जाएगा, खाने के साथ एसिड तो बनता ही रहेगा, एसिड तो नॉर्मली बनता है। तो वो एसिड भी खाने के साथ वापस ऊपर आने लग जाता है, जिसकी ही वजह से वो मरीज क्या बताएगा कि मुझे छाती के बीच में दर्द हो रहा है, या फिर वो ऊपर मुंह में आ रहा है तो वो एसिड की वजह से गंदा कड़वा टेस्ट आएगा एसिड जैसा। तो वही वो एसिड ऊपर जा रहा है क्योंकि वो वैल्व खराब हो गई है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। और मैम मैम कोई जैसे कि प्रॉपर एज ग्रुप है GERD होने का? एज ग्रुप ऐसा कोई वो नहीं है कि किसमें हो सकता है, लेकिन ये है कि ज्यादा ये देखा जाता है कि आ, मतलब अगर कोई मरीज बहुत ज्यादा ये वाले खाना वगैरह बाहर का खाना जो लोग खाते हैं इनमें ज्यादा देखा जाता है, थोड़ा फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है। ऐसा कोई एज ग्रुप का वैसे प्रिडिलेक्शन नहीं है कि मतलब किसी एज ग्रुप में ज्यादा होगा, किसी में भी हो सकता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। और मैम जैसे कि अभी आपने जियो ज्वाइन किया है मैम, अभी जियो में सफर कैसा चल रहा है? कि थोड़ा यहाँ पर आप कि अपना एक्सपीरियंस बताइए कि जियो पर जो जो मरीज आप अभी देखे हैं, केस देखे हैं मैम, उसके बारे में बताना चाहेंगे आपने? एक्सपीरियंस तो मेरा ठीक ही रहा है, बस सिवाय इसके कि मेरे पास, मैं जनरल सर्जन हूँ पर बस मेरे पास ज्यादा गायनी के मरीज आते हैं क्योंकि मैं फीमेल हूँ शायद वो करके, बट अदरवाइज तो ठीक ही रहा है। मतलब जनरल सर्जरी के तो मेडिसिन वाले देख लिए जाते हैं, लेकिन ज्यादा मेरे पास गायनी के आते हैं। वैसे तो हर तरीके के मरीज आते हैं, सफर ठीक रहा है, एचपीज अच्छे हैं, एचपीज हैंडल कर ही लेते हैं, बेसिक जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो बता देते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। जी पांडे जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ सर। हेलो। हाँ हाँ जी, जी। बताइए। हाँ नमस्ते मैडम, गुड आफ्टरनून। जी, गुड आफ्टरनून। मैडम ये इरोसिव इसोफेजाइटिस क्या होता है? इसमें मतलब GERD से होने वाली बीमारी है क्या ये? जी, ये अलग तरीके से है कि जीईआरडी जब होता है, अगर जीईआरडी को कंट्रोल ना किया जाए उसकी वजह से क्या होता है, ये उसकी नेक्स्ट स्टेज है। अगर जीईआरडी कंट्रोल नहीं हुआ है, ईसोफेजाइटिस, जहां भी आइटिस लग जाता है उसकी उसका मतलब ये होता है कि वहां पर सूजन आ गई है या इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो अगर हम जीईआरडी को ट्रीट नहीं करेंगे, आप खुद सोचिए, मैंने बताया एसिड जो है वो बार बार ही खाने की नली में आ रहा है। पेट की तो जो कवरिंग है वो ऐसी है कि वो एसिड के लिए ही बनी है, तो वो पेट की खुद की कवरिंग खराब नहीं होती है एसिड से, लेकिन वो एसिड कहीं भी और जाएगा तो वो उस बार बार ही वहां पर जाकर उसमें जलन करेगा। तो बार बार रिक्स हो रहा है, बार बार वो ऊपर उसमें खाने वाली नली में जा रहा है, ईसोफेगस में जा रहा है, उसकी वजह से वो बार बार वहां पे जाके उसको इरिटेट करता है। इरिटेट होने की वजह से उसमें सूजन आने लगती है, वो ईसोफेजाइटिस हो जाता है। और उसी की वजह से ईओसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस इसलिए बोला जाता है, ईओसिनोफिल हमारी बॉडी के एक सेल्स होते हैं जो बढ़ जाते हैं, तो ईओसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस उसकी वजह से हो जाता है। एक रीजन ये भी है कि कुछ लोगों में
हाइपर सेंसिटिविटी होती है, यानी कि आप ये कह सकते हैं जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी छींके आने लगती है, तो वो जैसे जो लोग होते हैं जिनमें हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उनमें जो होता है उनमें ऑलरेडी खुद से ये इयोसिनोफिल्स बड़े होते हैं, उनकी वजह से भी इयोसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस हो सकता है। ये इयोसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस होता है, पर ये जीईआरडी के बाद ही जनरली होता है। और इसमें मैडम जैसे पेशेंट उल्टी का ज्यादा बोलते हैं कि उल्टी ज्यादा होती है, किसमें? इयोसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस में? इसमें उल्टी का मेन कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्या, या मेन सिम्टम उल्टी नहीं है क्या? वे बच्चे ही कई बार थोड़ी थोड़ी देर बाद में उल्टी कर देते हैं, कई लोगों को गैस्ट्रिक कंटेंट्स बाहर आ जाते हैं। वो इसकी वजह से नहीं, वॉमिटिंग बहुत कॉमन नहीं है इसमें, बहुत कॉमन सिम्टम नहीं है। मेन इसमें जो कॉमन सिम्टम रहेगा वो यही रहेगा कि जलन रहती है या दर्द रहता है छाती के बीच में, वो मेन कॉमन सिम्टम है। वो उल्टी इस वजह से जरूर हो सकता है कि उसको वो जब खाना खा ले रहे हैं तो उसके बाद वो, क्योंकि वो नीचे जा ही नहीं पा रहा, वो ले ही नहीं पा रहे, तो वो तुरंत उल्टी कर दे रहे हैं क्योंकि वो इतना जल रहा है। पर मेन सिम्टम यही रहेगा कि जलन या दर्द रहती है, हार्ट बर्न उसको कहा जाता है इंग्लिश में। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो मैम से क्वेश्चन करना चाहते हैं? मैम अल्सर्स के साथ कुछ कनेक्शन जीईआरडी का डायरेक्टली? जीईआरडी अगर बहुत टाइम तक रहेगा तो जैसा मैं बता रही हूँ, अल्सर स्टमक में हो सकता है, अल्सर मतलब कॉमनली पेट में अल्सर हो सकता है, अल्सर जो है वो नीचे पेट के नीचे जो इंटेस्टाइन होती है उसमें हो सकता है, और अल्सर जो है वो खाने की नली में भी हो सकता है। तो पेट में तो अल्सर इसकी वजह से नहीं होता है, ना ही इंटेस्टाइन में इसकी वजह से अल्सर होता है। जीईआरडी से अगर अल्सर बनता है तो वो वही खाने की नली में, ईसोफेगस में बनता है, क्योंकि वही जैसे इन्होंने पूछा था, ईसोफेजाइटिस अगर हो जाता है तो वो बहुत समय तक रहेगा, तो फिर उसमें अल्सर बन जाता है। एक और इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर जीईआरडी कंट्रोल नहीं किया जाता है, जीईआरडी के बाद जैसे मैंने बताया ईसोफेजाइटिस हो जाता है, ईसोफेजाइटिस के बाद इवेंचुअली ये इतना सीवियर हो सकता है कि कैंसर भी हो सकता है। इसके बाद एक कंडीशन होती है जिसे बैरेट्स ईसोफेगस कहते हैं, और उसके बाद कैंसर हो जाता है। तो जीईआरडी इतना सीवियर तक जा सकता है कि अगर उसे हम कंट्रोल ना करें तो वो वहां तक जा सकता है। तो इसीलिए जीईआरडी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली पेशेंट्स को सिम्टम्स बहुत खराब आते ही हैं। मैम अभी भी अल्ट्रासाउंड ही है कि उससे कुछ और आ चुका है अभी रिसेंटली डायग्नोस्टिक फील्ड में? अल्ट्रासाउंड नहीं, अल्ट्रासाउंड से तो एकदम कुछ नहीं पता चलता है इसमें। एंडोस्कोप, एक्चुअली मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। एंडोस्कोपी भी जो नॉर्मल पेशेंट्स रहते हैं जीईआरडी के, जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशन अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, उनमें हम एंडोस्कोपी भी नहीं करते। तो बेसिकली जो इसको डायग्नोज करने के लिए दो टेस्ट किए जाते हैं, सबसे कॉमन कह लीजिए, सबसे बेसिक टेस्ट जो होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है पीएच मॉनिटरिंग, यही सबसे अच्छा और सबसे रिलायबल टेस्ट है। तो पीएच अगर आप लोगों को पता हो, जैसे एसिड रिलीज हो रहा है पेट के अंदर, तो एसिड का पीएच जो होता है वो 7 से कम रहता है। तो वही हम उसको टेस्ट करते हैं कि हमारा जो पीएच है वो पेट में तो 7 से कम रह रहा है, लेकिन वो ईसोफेगस में यानी खाने की नली में 7 से कम नहीं रहना चाहिए। तो हम जो है, एक नली, नाक से एक नली डाली जाती है जो कि खाने की नली में जाती है, और वहां डाल के हम ये टेस्ट करते हैं कि वहां पे ईसोफेगस में खाने की नली में पीएच कितना रह रहा है। तो ये 24 घंटे के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो अगर वो पीएच जो है वो 7 से कम रह रहा है, उसके अपने पैरामीटर्स है कि कितना है, वो स्कोरिंग की जाती है उस बेसिस पे, तो ये डायग्नोज किया जाता है कि उसको जीईआरडी है। एक ये टेस्ट होता है, और एक उसके अलावा एक इम्पीडेंस मॉनिटरिंग करके टेस्ट होता है। मतलब ये बेसिक आपको ऐसे छोटे स्तर पे अल्ट्रासाउंड इन सब से नहीं पता चलता है। और एंडोस्कोपी कॉम्प्लिकेशंस के लिए करवाया जाता है। एंडोस्कोपी ऐसा नहीं कि किसी में भी है तो आप एंडोस्कोपी करवा लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है, बाद के लिए टेस्ट थोड़ा रिजर्व किया जाता है। एक पीएच मॉनिटरिंग रहता है, एक इम्पीडेंस मॉनिटरिंग रहता है, एक ईसोफेजियल मैनोमेट्री रहता है। ये 3 टेस्ट हैं जो करवाए जाते हैं कॉमनली। अच्छा मैडम, इसकी जो मोटिलिटी होती है इसोफेगस में, उस पे इसका कोई फर्क पड़ता है? ईसोफेगस की मोटिलिटी नहीं,
ईसोफेगस की मोटिलिटी जो होती है वो ईसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर्स में कम होती है, वो अलग तरीके के होते हैं। एक बीमारी होती है जिसे एक्लेजिया कार्डिया बोलते हैं, उसमें मोटिलिटी कम हो जाती है। उसके साथ भी अगर मरीज प्रेजेंट करता है, जैसे एक्लेजिया जो बीमारी मैं बता रही हूँ, अगर उसके साथ आएगा, उसमें मोटिलिटी कम होती है, उसके साथ अगर मरीज आएगा तो भी वो ये वाले सिम्टम्स ला सकता है कि मुझे जलन होती है या होता है। और जैसा आप बता रहे थे वॉमिटिंग, उसमें वो वॉमिटिंग की कंप्लेंट करेगा, इसमें नहीं करेगा। तो अगर मोटिलिटी डिसऑर्डर है उसमें वॉमिटिंग की कंप्लेंट रहेगी। मैम डॉक्टर रंजीत मालविया ने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कौन से टेस्ट करवाए। मैंने आपको बताया टेस्ट से ये वाला जो ये बीमारी जो है ये इतनी ज्यादा ऐसी है कि अगर आपको मरीज सिर्फ सिम्टम्स बता रहा है तो आप सिम्टम्स के बेसिस पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आपको टेस्ट की कुछ खास करवाने की जरूरत नहीं है, अनलेस आपको ये लग रहा है कि कोई कॉम्प्लिकेशन होगी। सीधे से तीन सिम्टम आपको पता होने चाहिए सीधे से। एक वो जलन बताएगा, छाती के बीच में दर्द बताएगा, दूसरा वो बताएगा कि खाना मुंह में आ रहा है, तीसरा वो बताएगा खाना और एसिड मुंह में आने की वजह से मुंह का टेस्ट खराब हो रहा है। यही 3 सिम्टम है। या वो ये बताएगा कि मुझे खांसी रह रही है। अगर ये हो रहा है तो आप तुरंत बिना कोई टेस्ट करवाए आप जो है पैंटॉप पे उसको शुरू कर सकते हैं। और अगर उसको पैंटॉप से रिलीफ हो जा रहा है तो आप श्योर हो जाते हैं कि वो यही बीमारी है। ऐसा इसका चलता है प्रोटोकॉल, इसमें आपको कोई टेस्ट बहुत करवाने की जरूरत नहीं होती है, कुछ भी नहीं करवा, बस वो दवा पैंटॉप शुरू कर दिया। हेलो हेलो हाँ जी रवि जी बताइए। सर, एक पेशेंट है, बार बार उसे मतलब ये डकार आता है और बताता है कि रात में कभी कभी उसको रिफ्लक्स हो जाता है, एसिड रिफ्लक्स होता है। तो इसके लिए क्या समाधान होना चाहिए? ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया, जो आपने अभी बताया कि बहुत सारे मरीज ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि रात को ज्यादा होता है। रात को ज्यादा इसीलिए होता है क्योंकि जब वो लेटते हैं, जैसे हम खड़े हैं तो खाना वैसे ही नीचे को जाएगा, जैसे ही लेटेंगे हम तो खाना और ज्यादा टेंडेंसी हो जाती है ऊपर मुंह में आने की। तो ये उसी का ही एक सिम्टम है। तो जो आप बता रहे हैं खट्टे डकार आते हैं और रात को ज्यादा होता है, इसके लिए आपको वही शुरू करना चाहिए। पैंटॉप दिन में 1 बार शुरू कर दीजिए और 8 हफ्ते के लिए चलाइए। तुरंत आपको फर्क तो 2 हफ्ते में 1 हफ्ते में ही दिख जाएगा, लेकिन और 8 हफ्ते के लिए चलाइए। और अगर आपको लगता है इम्प्रूव कर गया है तो रोक दीजिए, अगर आपको लगता है नहीं किया है तो मैंने बताया या तो दिन में 2 बार शुरू कर दीजिए या फिर कोई और पैंटॉप के जैसे रैंटैक या कोई और शुरू कर दीजिए दवा। और रवि मैम, जी इसमें अगर आप एक काम ये भी सुक्रालफेट कर सिरप सकते दे हैं। सकते हैं क्या मैम? क्या दे सकते हैं? सुक्रालफेट का सिरप दे सकते हैं क्या? सुक्रालफेट दे सकते हैं। सुक्रालफेट आप बोल सकते हैं कि खाने से पहले ले ले, और ये लेकिन बराबर सिर्फ बराबर हाँ बोलिए। बराबर उसे ढकार आते रहता है, खाना खाया तब भी, नहीं खाया है तब भी, खाली पेट में भी ढकार आते रहता है, उसमें क्या किया जाए? कुछ भी नहीं, आप वो शुरू करिए, वो ठीक हो जाएगा। डकार नॉर्मल आना तो नॉर्मल ही है, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ अगर उसके साथ एसिड आ रहा है तो बस पैंटॉप शुरू करिए। आपको लग रहा है पैंटॉप सुक्रालफेट आप साथ में शुरू करना चाहते हैं, आप सुक्रालफेट शुरू कर सकते हैं। वो दोनों करिए, उससे आराम हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये बता दे हर मरीज को, जो भी जीआरडी का मरीज होता है उसे ये बताना जरूरी होता है कि बहुत ज्यादा तीखा और बहुत ज्यादा तेल वाला खाना ना खाए, उससे और ज्यादा सिम्टम्स बढ़ते हैं। तो सादा खाना खाना होता है, कम तेल और कम मिर्च मसाले वाला। तो मैम, एक एक पेशेंट ऐसा मिला है जो कोई भी ग्रेन यदि वो लेता है तो उसको जो है उससे बहुत ज्यादा गैस इन्फॉर्म होता है, उसमें क्या किया जाए? उसको ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो सकती है, तो उसके लिए तो टेस्ट वगैरह आते हैं, वो आप करवा सकते हैं। मतलब उसके लिए कोई उसके लिए मेडिसिन? देखिए, अगर अगर वो नहीं, कोई मेडिसिन नहीं होती। अगर उसकी वजह से दिक्कत हो रही है तो सिर्फ एक उपाय होता है कि उसको छोड़ दिया जाए, जो जो भी चीज ये करवा रही है। बहुत लोगों को दूध से भी ये होता है, तो बहुत लोगों को ये व्हीट से या गेहूं वगैरह से होता है। तो उसमें जी। बस यही होता है कि वो छोड़ दिया जाए, वो ना खाया जाए। वो उसकी उनकी बॉडी जो है वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है उसको लेकर। तो उसके लिए कोई दवा नहीं होती है, एकदम नहीं होती है दवा कोई। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो मैम से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हाँ मैडम, इसमें एपिगेस्ट्रिक पेन होता है क्या?
हाँ, एपिगैस्ट्रिक पेन, वही तो मैंने बताया, छाती के बीच में दर्द होता है, वही एपिगैस्ट्रिक पेन है। मैम एक और हेल्थ पार्टनर ने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा है, हार्ट बर्न एंड जीआरडी में रिलेशन है क्या? तो कुछ हाँ, वही हार्ट बर्न, सुनिए, एपिगैस्ट्रिक पेन, हार्ट बर्न, ये सब एक ही चीज है, बस टर्म अलग अलग है, अलग अलग नाम रखती है। एपिगैस्ट्रिक पेन जो होता है वो थोड़ा मेडिकल टर्म ज्यादा हो जाती है, हार्ट बर्न थोड़ा नॉर्मल इंसान को भी पता होता है, सेम चीज है। जब छाती के बीच में दर्द होता है उसी को एपिगैस्ट्रिक पेन या हार्ट बर्न कहते हैं, और वो जीआरडी का एक सिम्टम है, सब काफी इंपॉर्टेंट एक सिम्टम है, 3 में से एक सिम्टम हार्ट बर्न है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। और मैम ये वार्निंग जो इसके साइन है मैम, इसमें डायस्पेसिया भी आता है मैम? नहीं, इसमें डिस्फेजिया बहुत कॉमनली नहीं होता, अगर कोई रानी से भी कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हुई है तो। अगर मरीज को कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुकी है, या फिर ऐसा है कि जैसे उन्होंने बोला मोटिलिटी डिसऑर्डर, जैसे कोई एकेलेप्सिया, अगर कोई मोटिलिटी डिसऑर्डर है तब डिस्फेजिया होता है। नॉर्मल सिम्टम्स में इसके डिस्फेजिया नहीं आता। थैंक यू सो मच मैम। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो मैम से क्वेश्चन करना चाहते हैं? हेलो। यस सर, पूछिए। बोलिए सर। हेलो। क्या आपकी आवाज आ रही है सर? बोलिए, पूछिए क्वेश्चन। मैम से बात करवाइए थोड़ा। हाँ, मैम भी कर सुन रहे रही हैं बात, है। बोलिए। मैम हेलो। बोलिए, आप बोलिए। मैम ये कह रहा हूँ कि लीवर फंक्शन में जैसे प्रोटीन बढ़ा हुआ है, तो उसमें क्या दिया जा सकता है? प्रोटीन बढ़ा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, प्रोटीन डाइट उसको बोलिए कम कर लीजिए, अच्छा अच्छा। कोई ठीक दवा ठीक। नहीं दी जाती है उसके अच्छा, लिए। कोई दवा नहीं। ठीक ठीक। ठीक है मैम, थैंक यू। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो मैम से क्वेश्चन करना चाहते हैं? हाँ सर, मैडम को किस टाइप के मरीज दिखाने हैं हमें? आप मुझे मैडम खुद ही बताएंगे। कुछ भी दिखा सकते हैं। देखिए, अगर थोड़ा जनरल सर्जरी से ज्यादा रिलेटेड है, जो कि मेडिकली ट्रीट हो सकते हैं, वो बेटर है, वो मेरी फील्ड है। बाकी मैं मेडिसिन से रिलेटेड भी देख लेती हूँ। कोशिश ये करिए कि थोड़ा गायनी वाले कम पेशेंट्स आए, गायनी को मुझे नहीं आप है। जनरल सर्जरी में पीजी कर रहे हैं मैडम अभी क्या? जी, मैं सर्जरी में कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। तो ये छोटे मोटे पथरी के केस हुए, रिनल कैलकुलस के केस हुए, जी एक्यूट जी एक्यूट एब्डोमेन का कोई केस जनरल सर्जरी में दिखा सकते हैं? जी जी, बिल्कुल। और कोई हमारा हेल्थ पार्टनर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे या कुछ जानकारी लेना चाहे मैम से तो पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन कंक्लूड द मीटिंग। थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन करने के लिए हमें, और काफ़ी अच्छा था आपका टॉपिक। तो जानकारी भी मिली हमें, क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द वे टॉपिक है नॉर्मली हमारे लिए, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी जीआरडी और बाकी गैस्ट्रो की सिम्टम्स के बीच में, क्योंकि उसको फाइंड आउट करना, प्रॉपर डायग्नोस करना ही मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा लगा, और होपफुली हमारे हेल्थ पार्टनर्स को भी काफ़ी बढ़िया सा नॉलेज मिला होगा। बाकी अगर वो कोई पेशेंट दिखाना चाहे आपसे, तो बिल्कुल हमारे पैनल की मदद से आपसे संपर्क करेंगे और रेफर करेंगे आपको। जी, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स थैंक फॉर यू थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू थैंक यू थैंक सो यू। मच मैम।